हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी किया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की तैयारी हम बहुत अच्छे से कर रहे थे और आज के वीडियो में मैं वापस से आपको कक्षा 11वीं का अध्याय 1 जिस पे हम पढ़ेंगे सार्थक अंक और विमाएं, जिसकी तैयारी मैं आपको बहुत अच्छे से कवर कराने वाला हूं। सेशन 2024-25 की हमने शुरुआत कर दी थी और सेशन में हम पर्टिकुलर क्लास में चैप्टर वाइज वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे थे। इससे पहले का वीडियो अगर आपने 11वीं का अध्याय 1 का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसे जाइए और थोड़ा सा चेक करिए, क्योंकि इसको रिलेट करने के लिए वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताया था और इंट्रोडक्शन क्लास भी एक लिया हुआ था। अगर दोनों क्लासेस नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देखिए। और अभी अपने को कहाँ पे कंसंट्रेशन करना है, अध्याय 1 पे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे सार्थक अंक एवं विमाएं क्या है, कैसे कैसे है, क्या क्या चैप्टर का ओवरव्यू है वो हमने देखा हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे सार्थक अंक क्या है और उनसे संबंधित अंकीय संख्याओं के नियम, क्या क्या रूल्स वहाँ पे लगते हैं, क्या क्या रूल्स हमें लगाना है। जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिखता है तो हमें क्या क्या चीज़ों की तैयारी अच्छे से रखनी है। अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, मतलब कि कोई ऐसे नंबर होते हैं जो पॉइंट्स के बाद चलते ही चलते जाते हैं, तो उनको हम कहाँ पे जाके स्टॉप कर सकते हैं, उनको पूर्ण हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे अंकगणितीय परिकलनों के परिमाणों में अनिश्चित निर्धारित करने के नियम। वहाँ पे हम देखेंगे कि जो अंकगणितीय नंबर है उनको हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ तक लेना है या आगे तक की लेना है। फिर हम देखेंगे भौतिक राशियों की विमाएं, इस पे तो एक पर्टिकुलर अलग ही क्लास लेनी पड़ेगी। विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण हम देखेंगे, गति के समीकरण, उसके अलावा वो सरल लोलक की लंबाई वाला, और इसके अलावा वेग के लिए। ठीक, विमीय विश्लेषण और दूसरे अनुप्रयोग समीकरणों की विमीय संगति की जांच, शुद्धता की जांच करना हम देखेंगे गति के समीकरण की सरल लोलक के लिए। ठीक, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध भी उत्पन्न करना, अपन एक राशि से दूसरी राशि में कैसे पहुंचने वाले हैं वो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि सार्थक अंक हम कहते किसे हैं, सार्थक अंक एक्चुअल में होते क्या है। सार्थक अंक हम किसे कह रहे हैं, तो किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक, भाई यथार्थता पूर्वक बोल दिया है, यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को ही हम क्या बोलने वाले हैं, सार्थक अंक। आपने क्या किया कि भौतिक राशि थी उसे आपको यथार्थता पूर्वक, मतलब कि कंफर्म की भाई हाँ ये कहना चाह रहा है, उसको व्यक्त करने के लिए आपने जितनी संख्याओं का यूज किया है उसी को क्या बोलने वाले हो आप, सार्थक अंक। ठीक, किसी माप में सार्थक अंक की संख्या जितनी अधिक होती है वह माप उतना ही अधिक यथार्थ होता है। मतलब कि कहीं पे ऐसे लिखा होता है ना 0.0001 mm, ये इसका एक्चुअल में हो गया। या फिर इसी को कैसे लिख सकते थे 0.001, यहीं पे छोड़ देता। बट एक्चुअल में कितना पहुंच रहा है, एक्चुअल में कहां तक पहुंच रहा है, जहां तक आप अधिकतम पहुंच पाएंगे वही उसका क्या होगा, सार्थक अंक। ठीक, सार्थक अंक ज्ञात करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना आवश्यक है। मतलब कुछ रूल्स हमने बना लिए कि भाई ऐसे तो हम करेंगे ही करेंगे, तभी हम सार्थक अंक तक पहुंच पा रहे हैं। कैसे, पहला बोला है किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर, दशमलव का स्थान आपने क्या कर दिया है, परिवर्तित कर दिया, सार्थक अंकों की संख्या वही रहेगी। मतलब आपने पॉइंट्स को चेंज किया है तब भी सार्थक अंक हमारा वही रहेगा। एग्जाम्पल क्या बोला है भाई, एग्जाम्पल हमारा है 1.234, हमने या तो ये लिया है या हमने क्या लिया हुआ है 123.4। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो ये पॉइंट अभी यहाँ था और यही पॉइंट कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे। अब इस पे सार्थक अंक आप सभी को गिरोगे 1 2 3 4, मतलब अगर यहाँ पे सार्थक अंक की संख्या 4 है तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ 1 2 3 4, यहाँ पे भी सार्थक अंक की संख्या 4। मतलब पॉइंट्स के आगे या पीछे जाने से सार्थक अंक में कोई चेंजेस नहीं होता। दूसरा नियम क्या बोल रहा है, तो अशून्य संख्याओं जैसे 1 2 3 4 5 कंटिन्यू लेके चलेंगे के बीच समस्त शून्य सार्थक अंक माने जाएंगे। जैसे 4.0007, ये भी अशून्य संख्या, ये भी अशून्य संख्या, इसके बीच में जो भी संख्याएं हम लेंगे इन सभी को अपने को क्या मानना है, सार्थक अंक। जो भी शून्य आएंगे वो सभी सार्थक अंक। 1 2 3 4 5, इसमें कितने सार्थक अंक है, 5। समझ पाए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 47.103, चेक करो, देखो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे भी सार्थक अंक, यहाँ पे दो अशून्य संख्या ये थी, इसके बीच में 0 ये आ रहा था। ठीक, एग्जाम्पल क्या लिखा है, देखो 3120.05 में सार्थक अंक की संख्या 6। कैसे, 1 2 3 4 5 6, कुछ इस प्रकार।
ठीक है ना। चलो आगे देखा जाए, दूसरा नियम क्या कह रहा है अपना, प्रथम अशून्य संख्या। प्रथम अशून्य संख्या मतलब पहली जो है वो अशून्य संख्या है कि बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते। मतलब प्रथम अशून्य संख्या मतलब अगर यहाँ पे लिखा है 3 और इधर लिखा है मान लो ये सारे 0, तो ये सार्थक अंक कभी नहीं माने जाएंगे, ये कभी सार्थक अंक नहीं होगा। लेकिन किंतु दाईं ओर अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाएंगे। मतलब अगर ये ऐसे लिखा हो, ये लो, तो ये सारे सार्थक अंक हमारे पास हो जाएंगे। मतलब यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 1 और यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 5। समझ आई बात? कुछ इस प्रकार। एग्जाम्पल क्या बोला है, 0.007। देखो आप तो मेरे हिसाब से एक रूल याद कर लो, एक तीर लेके आना अपने को और तीर हमेशा आगे से चलेगी, ठीक है। तीर हमेशा आगे से चलेगी और 0 को कट कर देगी। तीर हमेशा आगे से चलेगी और 0 को कट कर देगी, संख्या पे जाके रुक जाएगी। ये देखो तीर आगे से चली, संख्या थी, मतलब सबको जोड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल को लेते हैं 0.0009। ये लो, तीर कहां से चलाओगे भाई, आगे से, 0 को कट कर देगी, संख्या को नहीं कहेगी। मतलब सार्थक अंक कितने हैं, केवल एक। अगली संख्या लिखता हूं 4.79625। ये देखो तीर आगे से आई, पॉइंट लगा था, सारे नंबर लेना पड़ेगा, सारे सार्थक अंक। एग्जाम्पल क्या बोला भाई, 0.007। 0.007 तीर आप आगे से लेके आए, सारे 0 कट हो गए, सार्थक अंक कितने बचे, 1 में सार्थक अंक की संख्या 1। यहाँ पे देखो फिर अगली संख्या 6.320। तीर आपने आगे से लेके आया, नंबर था नहीं कट किया, मतलब 4 है, सार्थक अंकों की संख्या 4 है। ठीक, चलो दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर के अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। एग्जाम्पल ये रहा भाई 6320। ये देखो सबसे पीछे में आया है, कोई वैल्यू नहीं है, आगे से आप देखेंगे 1 2 3, ये जो 0 आया है इसको आप सार्थक अंक में नहीं लेने वाले हो। मतलब वो 0 को छोड़ के बाकी सारी संख्याएं आपकी सार्थक अंक होंगी। तो आपने लिखा है 6320 में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। चलो इसी तरह ये देखो, ये 2 0 आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि अशून्य है, दशमलव रहित है, ठीक है ना। तो शून्य को छोड़ देंगे और बाकी जो अशून्य बचेगी उसको आप ले लेंगे। इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 3। किंतु यदि दशमलव रहित संख्या माप से प्राप्त होती है, मतलब कि भाई ये लंबाई हो गई या वजन हो गया, तो फिर तो अपने को लेना पड़ेगा यार। अगर ये लंबाई है या फिर द्रव्यमान है तो फिर आपको पूरा का पूरा सार्थक अंक गिनना है। तो दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित किए जाएंगे। मतलब अगर ये द्रव्यमान हुआ, लंबाई हुई, मतलब कि कोई ना कोई माप से प्राप्त हुआ है, तो फिर हम इस सब सारी की सारी संख्या को सार्थक अंक में गिन लेंगे, ठीक है। जैसे यदि 2 स्थानों के बीच की दूरी 200 मीटर है। अब 200 मीटर आया भाई, आप बोलोगे कि शून्य तो नहीं लेना है सर, मगर भैया यहाँ पे भी तो देखो कि ये मीटर लिखा हुआ है। अगर मीटर लिखा है तो फिर यहाँ पे सार्थक अंक की संख्या 1 2 और 3, सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। में से प्राप्त होती है तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। चलो नेक्स्ट आ गई, क्या बोला है, यदि संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त करें। 10 की घात मतलब 3 गुणा 10 की घात माइनस का 8। अब इसको पूरा छोड़ देना आप, जो बचा वही आपका सार्थक अंक। 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंक में गिनती नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे कितना लिखा है भाई, 3.21 3.21 गुणा 10 की घात 2। इस वाले पोर्शन को पूरा छोड़ दो। अब यहाँ पे चेक कर लो कि कितने सार्थक अंक, 1 2 3, यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 3 है। इसी तरह फिर अगला लिखा है भाई 4.210 गुणा 10 की घात 6। इस वाले पोर्शन को पूरा छोड़ दो, 1 2 3 4, सार्थक अंकों की संख्या 4। ठीक, अगला क्या बोला है, मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मात्रक बदल गया है तो सार्थक अंक की संख्या पर कोई प्रभाव अपना नहीं पड़ने वाला। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, ये रहा देखो 00432 मीटर। अब ये मीटर में है भाई, तो इसी को सेंटीमीटर में कैसे लिखा है भाई, 1 मीटर में कितना, 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर। भाई इसको 100 से डिवाइड किया, मतलब पॉइंट यहाँ पे आएगा 4.32 सेंटीमीटर। और इसी को किस पे कन्वर्ट किया, मिलीमीटर में, तो 1 मिलीमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर। मतलब जो नंबर आया था, जो ये नंबर आया था 4.32, इसको और 10 से डिवाइड करें तो इस पॉइंट को पीछे लेके आएंगे, मतलब यहाँ पे आएगा, और इसको बोलेंगे 43.2 मिलीमीटर। तीनों में सार्थक अंकों की संख्या, अब तीनों में चेक करते हैं भाई सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी
3 है। ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक है अपने पास संख्याओं का निकटन, मतलब कि हम उसका योग कैसे करेंगे या उसका घटाव कैसे करेंगे, या भाई हम पॉइंट्स में किसे छोड़ने वाले हैं या किसे रखने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे बोला है कई बार गणना से प्राप्त संख्या को निश्चित सार्थक अंक वाली संख्या में निकटन करना पड़ता है। इसके लिए एक निम्न नियम बनाए गए हैं। क्या क्या नियम है भाई, ये लीजिए, 2-4 नियम है, इसको पढ़ लेते हैं। देखो, यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से, देखो इसको समझना, यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से अधिक है और तो उसके पूर्व के अंकों को 1 से बढ़ा दिया जाएगा। सुनो, छोड़े जाने वाला अंक 5 से बड़ा हो गया तो अपने को क्या करना है, +1 कर देना उसी नंबर पे, और यदि 5 से कम है तो पूर्व का अंक ही लेना है। 5 से बड़ा है मतलब 4.7 है, 7 6 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 4.72। मैं चाह रहा हूं कि भाई इसका 6 छोड़ूं और मैं चाह रहा हूं इसका 2 छोड़ूं। तो जैसे ही मैं 6 छोड़ता हूं तो देखो 5 से बड़ा आ गया, 5 से बड़ा आ गया तो मैं इसको क्या लिखूंगा, अगले में 1 जोड़ के मतलब 4.8। और यहाँ पे क्या देख रहा हूँ भाई, इसको छोड़ना है और छोड़ने वाला 5 से छोटा है, तो ज्यों का त्यों मतलब इसको मैं लिखने वाला हूँ 4.7। ठीक, चल अब इसके भी 2 कंडीशन है। संख्या 3.756 में 3 सार्थक अंकों तक निकटन करने पर, 3 अंकों तक चाहिए मतलब सिर्फ इतना चाहिए भैया, मतलब 6 को छोड़ना है। अब 6 जो छोड़ रहे हैं वो 5 से अधिक है, निकटन करने पर 3.76 हो जाती। क्यों, देखो 5 से अधिक हो गया, 5 से अधिक होगा तो इस वाले पे क्या करेंगे, +1 मतलब 5 और 1 मिलके 6 हो जाती है। ठीक, छोड़ा जाने वाला अंक 6 5 से अधिक है, अतः इसके पूर्व का अंक 5 को 1 बढ़ाने पर संख्या 6 मिली। ठीक, इस प्रकार 3 अंकों की संख्या ये बनी। अब यहाँ पे क्या है, इसको 4 अंकों की चाहिए। कितना है भाई, 8.9643। इसको 4 अंकों की चाहिए, मतलब यहाँ तक, मतलब छोड़ना किसको है, 3 को। अब 3 किससे छोटा भाई, 5 से छोटा, मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा, 8.964 ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। समझ पाए कंडीशन। चलो आगे क्या बोला है भाई, यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 है और उसके पूर्व, अब देखो कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है, आपने बोला कि भाई 5 से बड़ा होगा या आपने बोला 5 से छोटा होगा। कंडीशन भी तो हो सकती है कि भाई 5 ही हो और 5 को छोड़ना भी है, तब क्या चेक करना है अपने को। देखो, यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 है और उसके पूर्व का अंक सम है, देखो समझो बात को, आप जिसको छोड़ना चाह रहे हो वो 5 है और उसके पूर्व का अंक जो है वो सम है, तो उसे अपरिवर्तित रखेंगे। छोड़ना आपको 5 है, उससे पहले वाला सम है, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसा था वैसे का वैसे आप लिख देंगे। ठीक, किंतु यदि पूर्व का अंक विषम है, अब विषम है तो क्या करेंगे भाई आप, +1, तो उसे 1 से बढ़ा देते हैं। समझ गए, छोड़े जाने वाला अंक अगर 5 है और 5 से पहले अगर आपका सम आ रहा है तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जैसे का वैसे लिख देंगे। मगर छोड़ा आप 5 को रहे हैं और उससे पहले अगर आपके पास विषम है तो +1 आपको करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल 2.65 में 5 के पूर्व, अब मैं चाह रहा हूं कि भाई 5 को छोड़ दो, अब इससे पहले क्या है, इससे पहले सम है, मतलब इसको क्या लिख सकता हूं, 2.6। ठीक, ज्यों का त्यों लिख दूंगा, 2.6 हो जाएगा। अब कंडीशन क्या है, 2.75 मेरे पास अंक है और मुझे 5 को छोड़ना है, मैं उससे पहले देखता हूं विषम है, विषम होगा तो क्या करना पड़ेगा, +1, मतलब इसको क्या लिखने वाला हूं, 2.8। अगर 2.65 था और मुझे छोड़ना 5 को था तो मैंने लिखा 2.6, और अगर यहाँ पे 2.75 था और मुझे 5 को छोड़ना है तो मैंने उससे पहले वाला नंबर देखा, भाई इवन है, ऑड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +1। ठीक, तो मैंने लिखा 2.8। चलो अगला टॉपिक अपने को देखना है कि भौतिक राशियों की विमाएं किसे कहते हैं और विमीय सूत्र हमारे पास क्या है। ठीक, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक के जिन जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातांकों को उस राशि की विमा कहते हैं। 3 चीजों की बात करेंगे, m, l और t। ठीक है, m, l और t की घातों में व्यक्त करना ही अपना क्या कहलाएगा भाई, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या बोल रहा है, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाले व्यंजक या सूत्र को विमीय सूत्र बोला है, व्यंजक बोला, बात एक ही है। भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक में अपन कन्वर्ट कर दें और जो व्यंजक अपने सामने निकल के आए या जो सूत्र निकल के आए वही हमारा क्या कहलाएगा, विमीय सूत्र कहलाएगा। और विमीय सूत्र को सदैव बड़े वाले कोष्ठक, कुछ इस प्रकार लिखेंगे भाई, बड़े वाले कोष्ठक में। ठीक है, चलिए यांत्रिकी में विमीय सूत्र लिखने के नियम कुछ इस प्रकार है भैया। अपने को कैसे कैसे लिखना है,
तो किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को कुछ इस प्रकार, मतलब आप विमीय सूत्र को लिखोगे m की घात a, l की घात b और t की घात c, और कोष्टक लगाओगे आप बड़ा वाला, m की घात a, l की घात b और t की घात c के रूप में लिखा जाता है। जहां a b c क्या है भैया, a b c क्या है, a b c जो है हमारे वो भौतिक राशि में द्रव्यमान, लंबाई और समय की विमाएं हैं कि भाई उसकी घात कितनी आ रही, ये कह सकते हैं। जो मूल मात्रक भौतिक राशि में शामिल नहीं होते हैं उनकी घात शून्य लिखते हैं। पता चला कि भाई आपने लिखा चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है, लेंथ है, लंबाई है, और समय मतलब टाइम है, मतलब एल टी है, ओनली ऑन एल है, और साथ में टी की पावर ये ऊपर जाएगा तो -1, मगर द्रव्यमान नहीं है तो आप क्या लिख सकते हो, इसको m0 लिख सकते हो। मतलब जहाँ पे जिस भौतिक राशि की बात नहीं की जाएगी, जिस विमीय सूत्र में उसका मान नहीं आ रहा होगा, तो आप उसको घात 0 के साथ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। किसी जटिल भौतिक राशि का विमीय सूत्र या विमाएं ज्ञात करते समय उसे अन्य भौतिक राशि में बदल सकते हैं। जैसे आगे चल के मैं एक दो बता दूंगा, अभी नॉर्मली हम ले रहे हैं कार्य बराबर, जैसे मैं बल बराबर ले लेता हूं, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब मुझे ये सीधा पता है कि भाई बल का मात्रक जो है ना वो न्यूटन है। अब मैं इससे डायरेक्टली नहीं निकाल पाऊंगा तो मैं द्रव्यमान और त्वरण में तोड़ूंगा। अब मैं अगर द्रव्यमान का डायरेक्ट कैपिटल M में पहुंच जाता हूं और मुझे त्वरण का भी फॉर्मूला पता नहीं है कि भाई त्वरण के लिए मेरे पास विमीय सूत्र क्या आएगा, मुझे नहीं पता, तो त्वरण को भी आप चेंज कर सकते हो। अब त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब कि वेग परिवर्तन और बटे समय, कुछ इस प्रकार आप तोड़ सकते हो। फिर वेग में परिवर्तन मतलब वेग के लिए क्या होता है, LT-1। अब नहीं पढ़े हो यार तो फिर तो मेहनत अभी करनी पड़ेगी। इससे प्रीवियस क्लास में भी कुछ चीजें मैंने आपको बताया था, और जो सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें भी बताया था। और समय के लिए वापस से t ऊपर जाएगा तो LT-2 बनाएगा, LT-2 ये होता है भाई त्वरण का। अब आपको डायरेक्ट पता नहीं था तो आपने तोड़ते जंगोड़ते बनाए और फिर इसको लेके आइए तो LT-2 बनेगा, और इन दोनों को जोड़िए तो MLT-2, ये आपका बल का विमीय सूत्र बनाएगा। ठीक रहा। चलो, कुछ मेरे पास राशियां हैं और मुझे इनके फॉर्मूले से विमीय सूत्र बनाने हैं। जैसे एग्जांपल मेरे पास में क्या दिया हुआ है, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखो, जैसे मुझे आयतन का विमीय सूत्र निकालना है तो लंबाई मुझे मीटर में चेक करनी पड़ेगी, मतलब लेंथ है, ये लो L क्रॉस L क्रॉस L। और मैंने हमेशा बोला है कि भाई जब भी आप विमीय सूत्र लिखेंगे तो बड़े वाले कोष्टक का यूज आप करना है। 1 2 3 घात 3 है, मतलब L की घात 3, बस। या तो आप इतने में संतुष्ट हो जाओ, या इसमें m द्रव्यमान है ही नहीं, L की घात 3 है और समय नहीं है, या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो, दोनों एकदम सही है, दोनों में कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना। चलो, वेग या चाल बराबर दूरी बटे समय, अभी बताया था भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये लो भाई। तो क्या होगा भाई, विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र जब आप करने वाले हो तो दूरी मतलब लंबाई के लिए कैपिटल L और समय के लिए T, तो बनाएगा क्या भाई, बनाएगा क्या LT-1। क्यों, क्योंकि जो घात नीचे है वो ऊपर जाएगी तो माइनस की देगी, इसलिए -1। अब या तो यहाँ रुक जाओ या करके, भाई द्रव्यमान है ही नहीं तो M0 LT-1, ये भी आप कर सकते हो। अब आपकी मर्जी, आप यहाँ रुक रहे हो या यहाँ रुक रहे हो। अगले देखो, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण को किससे डिनोट करते हैं भाई, A से। वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन मतलब वेग के लिए अभी आपने जस्ट पिछला फॉर्मूला देखियो क्या रहा भाई, LT-1। मतलब इसके लिए मैं वापस से क्या लिख सकता हूँ, मैं इसके लिए लिख सकता हूँ LT-1, और इसके बटे में क्या है, समय के लिए T। अब इस T को भी ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, A का विमीय सूत्र क्या होगा भाई, देखो द्रव्यमान है ही नहीं तो M0 LT-2, ये बनाएगा बस। ठीक है ना। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्या है मेरे पास, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल किसके लिए,
फोर्स के लिए चाहिए, तो द्रव्यमान के लिए कैपिटल M, और त्वरण के लिए अभी बनाए हैं भाई LT-2। ठीक, अब मैंने यहाँ m0 नहीं लिखा है, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। मैं अगर m0 लिखता हूँ या m के साथ में m को छोड़ता हूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो क्या होगा, देखो यहाँ से m तो आ चुका है, l यहाँ पे रहा, T-2 रहा, ये रहा भाई बल का विमीय सूत्र। ठीक है ना। चलो अगला देखा जाए, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन मतलब W बराबर F क्रॉस D। अब देखो बल के लिए अभी लिखे हो आपने MLT-2, ठीक है ना। अब विस्थापन मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और दूरी है मतलब लंबाई का L। ठीक, इसीलिए यहाँ पे गुणा किससे होगा, L से। L का गुणा L से होगा तो क्या बनाएगा भाई, ML2T-2, ये होगा भाई कार्य का विमीय सूत्र। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान के लिए कैपिटल M, और आयतन के लिए आया था L3। कहाँ है भाई, दिखा दिया जाए आपको। आयतन के लिए L3, ठीक है ना। चलो अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 होगा, तो क्या हो जाएगा ML-3, और T को लगाना है तो लगा देना, और नहीं लगाना है तो ये भी बेस्ट है। ठीक, चलो आवेग बराबर बल गुणा समय। आवेग बराबर बल के लिए क्या था MLT-2, और समय के लिए क्या है बॉस, समय के लिए है T। चलो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देखो ये T⁻1 और T⁻2, प्लस माइनस माइनस, और बड़ी संख्या के आगे माइनस तो आंसर में माइनस, मतलब -1 देगा, तो ये हो जाएगा MLT⁻1, मतलब दो में से एक घटा दो यार सीधा सा। ठीक है, शक्ति बराबर कार्य के लिए क्या था भाई ML2T-2। ठीक, और समय के लिए क्या था, समय के लिए था भाई कैपिटल T। ये T ऊपर जाएगा तो देखो ये 1 पावर नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1 और 2 मिलके -3, मतलब विमीय सूत्र क्या बनाएगा ML2T⁻3, ये होगा शक्ति का विमीय सूत्र। ठीक, अगर समझ आ रहा है यार तो लाइक वाइक कर दो, थोड़ा अपने दोस्तों पे शेयर कर दो, और बता दो कि भाई चैप्टर 1 का पार्ट 2 जो है वो रिलीज हो चुका है। पृष्ठ तनाव के लिए बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर बल और बटे में लंबाई। बल के लिए बल का विमीय सूत्र कार्य का लिख रहा हूँ MLT-2, ये था भाई बल के लिए, और लंबाई के लिए आएगा L। अब देखो ये L नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1 और यहाँ पे +1 है, प्लस माइनस खत्म, मतलब L से L कट जाएगा, मतलब बचेगा क्या MT⁻। अच्छा L से मजा नहीं आएगा यार, बिना L के लिखेंगे मजा नहीं आएगा, बिना L के नहीं लिखते हैं, L⁻0 लिख देते हैं और T⁻2 लिख देते हैं, अब थोड़ा ठीक ठाक लगेगा। चलो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसको थोड़ा आपके लिए छोड़ दूं क्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या थोड़ा आपके लिए छोड़ दिया जाए क्या। देखो कंडीशन क्या है, यहाँ पे चाप बटे त्रिज्या, चाप क्या होती है, चाप को किससे मेजर आप करते हो भाई, चाप मतलब लंबाई, और त्रिज्या भी लंबाई में आएगी। क्यों, क्योंकि जब भी आप लंबाई त्रिज्या को नापते हो तो आप वृत्त बनाते समय 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऐसी बात करते हो। तो कोण थीटा अगर होगा तो चाप मतलब लंबाई के लिए कैपिटल L, और त्रिज्या वापस से लंबाई, फिर कैपिटल L, ये तो सब कुछ कट गया। तो भाई ऐसी राशि को क्या बोलेंगे यार, ऐसी राशि को क्या बोलेंगे, विमाहीन राशि। बहुत गजब। जिन राशियों को हम ज्ञात करने में संभव नहीं है, हम नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं, या ज्ञात तो कर रहे थे बट कुछ कैंसिल आउट हो गया, मतलब कि हमें आउटपुट कुछ नहीं निकल पाया, तो हम ऐसी राशियों को बोलेंगे विमाहीन राशि। ठीक है, चलो आगे क्या है भैया, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, हम इन्हें कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, मगर थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब कि मैं थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा देता हूँ और कुछ को होल्ड करेंगे, अगले वीडियो में लेके चलेंगे। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग में अपने को कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, डायरेक्टली हम इसको चेक करेंगे, मैं भी आपको सिखाऊंगा क्या करना है। दूसरा है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। तीसरा है
एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना, और फिर अगला क्या है, भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करना। ठीक, अब मेरे पास जब ये कंडीशन है तो मैं एक ही टॉपिक आज पहले बता देता हूं और इस टॉपिक को कंप्लीट करके आज की क्लास को ओवर करते हैं यार। ठीक, एक ही टॉपिक को मैं कंप्लीट करता हूं, उसके बाद आज की क्लास को ओवर करते हैं। ठीक, देखो पहला टॉपिक है मेरे पास गति के समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। क्या बोला है, गति के समीकरण S बराबर, देखो गति का समीकरण होता है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसकी शुद्धता की जांच करना है, जहां S क्या है विस्थापन, U क्या है प्रारंभिक वेग और A क्या है त्वरण और T है समय। मैं सब कुछ निकालता हूं और पहले चेक करता हूं मैं कि भाई ये क्या मेरे पास फॉलो होने लायक कुछ निकल के आ रहा है। मैं देखता हूं S की विमा, S की विमा, S क्या है भाई विस्थापन, विस्थापन मतलब लंबाई, मतलब S की विमा क्या आने वाली है कैपिटल है, सही बात है ना। फिर मैं करता हूं प्रारंभिक वेग U की विमा, U की विमा, प्रारंभिक वेग मतलब है तो वेग, और वेग का विमीय सूत्र LT माइनस 1, वेग की विमा भी आ गई। फिर उसके बाद T है तो T की विमा ले लेते हैं भाई, प्रारंभिक वेग T की विमा, समय T की विमा, समय है मतलब कि कैपिटल T। फिर अगला क्या बच रहा है त्वरण, त्वरण A की विमा, A की विमा, त्वरण A की विमा क्या होगा भाई LT माइनस 2। ठीक, चलो अब मैं चेक करता हूं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या आ रहा है और राइट हैंड साइड में मेरा क्या आ रहा है। तो मैं बोलता हूं पहले लेफ्ट हैंड साइड की विमा, पहले दाएं पक्ष की विमा लेता हूं, दाएं पक्ष की विमा ठीक, लेफ्ट हैंड साइड की विमा, इधर S है और S की विमा क्या है कैपिटल L, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में केवल इतना। अब मैं बात करता हूँ राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड की विमा। अब राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है वो चेक करते हैं। देखो राइट हैंड साइड में है UT, U की विमा L T माइनस 1, फिर उसके बाद है T उसी के साथ तो T की विमा कैपिटल T। चलो उसके बाद फिर प्लस है, प्लस लगाओ 1/2 यहीं पे लिख देता हूं मैं। देखो कोई भी संख्या आती है या कोई भी अचर कुछ आपके पास ज्ञात हो तो उसकी जो विमा होती है वो कोई विमा नहीं होती, मतलब उसे बोला जाता है विमाहीन राशि। मतलब 1/2 की विमा अगर मैं कहूं तो 1/2 की विमा को आप लिख दोगे भाई विमाहीन राशि, मतलब इसकी विमा होती ही नहीं है, विमाहीन राशि, ऐसी राशियों को आप बोल दोगे विमाहीन राशि। मतलब 1/2 हट गया। अब आता है A की विमा क्या है, A की विमा है LT माइनस 2। ठीक, उसके बाद फिर क्या है T स्क्वायर, और T की विमा कैपिटल T है, मतलब यहाँ पे आने वाला है T स्क्वायर। ठीक, ये देखो ये T प्लस का ये T माइनस का खत्म, मतलब यहाँ बचा है केवल L। यहाँ पे देखो प्लस में ये देखो ये T माइनस 2 ये T प्लस 2, 2 से 2 खत्म, मतलब यहाँ पे कितना बचा केवल L। L और L जोड़ेंगे 2L और फिर 2 विमाहीन राशि, मतलब कि बचेगा क्या कैपिटल है। इधर भी तो कैपिटल L आ रहा था, तो आप क्या बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अतः समीकरण की शुद्धता की जांच होती, मतलब जो आपके पास समीकरण दिया गया था वो एकदम शुद्ध है। चलो गति के 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण मैं लिख देता हूं, गति के समीकरण लिखता हूं, गति के समीकरण, गति के समीकरण में पहला होता है भाई V बराबर U प्लस AT, दूसरा होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा होता है मेरा V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। अब देखो मैंने गति का दूसरा समीकरण आपको समझा चुका है, पहला और तीसरा रह रहा है, तो मैं तीसरा समझा देता हूं, पहला आप खुद से करना और आज की क्लास को ओवर करते हैं, ठीक रहेगा। चलो मैं तीसरा समझा दे रहा हूं, मतलब V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS की शुद्धता की जांच लिख देता हूं डायरेक्टली, कि शुद्धता की जांच आता तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूं कि जांच। ठीक, चलिए मेरे पास में V जो है वो अंतिम वेग है, अंतिम वेग मतलब है तो वेग ही, मतलब मैं लिखता हूं V की विमा, वेग है, वेग की विमा LT माइनस 1। चलो फिर उसके बाद U है, U होता है प्रारंभिक वेग, मतलब U की विमा मेरे पास क्या निकल के आएगी, U की विमा मतलब वापस से वेग, मतलब LT माइनस 1।
उसके बाद है +2, देखो 2 हो गई विमाहीन राशि, विमाहीन राशि। फिर क्या है ए की विमा क्या आएगी, ए की विमा, ए क्या होता है भाई, त्वरण, और त्वरण की विमा क्या होती है LT-2, तो मैं इसको लिख देता हूँ LT-2, ठीक। फिर मेरे पास S है, तो S की विमा, S क्या है विस्थापन, तो S की विमा क्या हो जाएगी ओनली ऑन कैपिटल L, ठीक। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की बीमा, लेफ्ट हैंड साइड की बीमा क्या होगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड की बीमा जैसे मैं बनाता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में है V², मतलब LT-1, ये था V इसकी बीमा, और उसकी पावर 2 है मतलब इसकी पावर 2, इक्वल में U², मतलब क्या लगा दूं भाई LT-1 और इसकी पावर 2 प्लस 2AS, दो तो बीमाहीन राशि मतलब A, L क्या है भाई, A क्या है LT-2, और फिर S आएगा, S की बीमा कितनी है L, ये लो। अब क्या होगा, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड ये तो वही है, अच्छा मैंने दोनों एक साथ लिख दिया क्या, चलो कोई बात नहीं। ये देखो LT-2, तो L की पावर, ये पावर 2 अंदर, फिर T की पावर -2, चलो इधर देखो, ये देखो पावर अंदर जाएगी तो L की पावर 2, T की पावर -2, यहाँ पे देखो कोई प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ये देखो L का गुणा L से होगा तो L की पावर 2, T की पावर -2, ये देखो इधर तो क्या रहा L की पावर 2, T की पावर -2, और इधर क्या हो रहा है देखो L2 T की पावर -2, L की पावर 2, T की पावर -2, मतलब एक और एक मिलके 2, और 2 तो बीमाहीन राशि मतलब मुझे डायरेक्टली इसी को लिखना होगा, तो L की पावर 2, T की पावर -2। मैं देखता हूं तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है वही राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा इसको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, ठीक। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या जो यहाँ पे मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड अलग निकालो राइट हैंड साइड अलग निकालो, वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक। मैंने पहला आपके लिए छोड़ा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो इस क्वेश्चन को आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। इसके आगे का कुछ टॉपिक और है, और मुझे एक सरल लोलक वाला क्वेश्चन भी कराना है, तो कुछ टॉपिक्स मैं अभी होल्ड रखता हूं, और जो मेरा अगला वीडियो होगा उसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हुआ है इस पूरे का सार आपको वहां पे काम आएगा, और वहां से क्वेश्चन वार्षिक पेपर में आपके कन्फर्म ही है पूछे जाएंगे, ठीक। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।